दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विधिलॉजी पर। आज हम देखने वाले हैं MPDLAO एग्ज़ाम पेपर 2014। दोस्तों, इस एग्ज़ाम पेपर को एनालिसिस करने से हमें फ़ायदा यह होगा कि जो अभी एग्ज़ाम होने वाली है उसके रिगार्डिंग हमको एक सही डायरेक्शन मिल जाएगा स्टडी के लिए। तो इसको ध्यान से देखिएगा। इस एनालिसिस से हम ये समझ पाएंगे कि हमें किस तरीके के प्रश्नों के बारे में तैयारी करनी है। एक और इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों कि यह जो एग्ज़ाम पेपर है ये 2014 का है, तो इसके जो आंसर्स हैं वो उसके अकॉर्डिंग दिए गए हैं, लेकिन उसके बाद कहीं से जो एक्ट्स हैं उसके अंदर अमेंडमेंट हो चुका है। तो इस अमेंडमेंट की वजह से जो आंसर्स होंगे कहीं पर जो है चेंजेस हो सकते हैं। तो अगर ऐसा कहीं पर डाउट आता है या कोई जो आंसर है वो गलत है तो आप उसके लिए कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसको सही करके आपको बता देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए। नंबर 1, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आर्टिकल 29 यानी कि अनुच्छेद 29। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 संबंधित है, यानी कि आर्टिकल 44 किससे संबंधित है? तो इसके जो ऑप्शन है कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल कोड, बी 6 साल से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा व बचपन की देखभाल, सी पोषण के स्तर को बढ़ाने के राज्य के कर्तव्य, या डी कृषि एवं पशुपालन का संगठन। तो जो इसका सेकंड है उसका आंसर है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल कोड। थर्ड, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के द्वारा प्रत्याभूत जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। तो इसके अंदर ऑप्शन दिए गए हैं, ए निरपेक्ष अधिकार नहीं अपितु एक सीमित अधिकार है, बी जीवन का अधिकार एक निरपेक्ष अधिकार है, सी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार खोने की संभाव्यता या जोखिम के साथ परिसीमित अधिकार, या डी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार एक निरपेक्ष अधिकार है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार खोने की संभाव्यता या जोखिम के साथ परिसीमित अधिकार, यानी कि आंसर सी। नंबर 4, भारतीय संविधान के अंतर्गत धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस आधार पर प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता? तो ए लोक व्यवस्था, बी राज्य की सुरक्षा, सी स्वास्थ्य, या डी सदाचार। तो इसका जो राइट आंसर है वह है राज्य की सुरक्षा, बी। 5, सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता संविधान में किस संशोधन यानी कि कौन से अमेंडमेंट द्वारा समाहित किया गया है? ए 40वें, बी 44, सी 43 और डी 44 यानी कि 42वां। तो इसका जो राइट आंसर है वह है 42 यानी कि डी। 6, 46वें संविधान संशोधन से भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सा एक प्रावधान प्रतिस्थापित किया गया है? ए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था तक देखरेख और शिक्षा, बी सहकारी सोसाइटियों का संवर्धन, सी नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, डी पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन अन्य जीवों की रक्षा। तो इसका जो राइट आंसर है वह इसके अंदर जो ये पेपर था उसके अंदर इसको कैंसिल कर दिया गया था कि 46 अमेंडमेंट के अंदर कुछ नहीं किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वह यहाँ पर डाउटेबल था, इसलिए इसको कैंसिल कर दिया गया था। इसके बारे में आप सर्च करिएगा, अगर आपको नहीं मिलता है तो हम आपको इसके बारे में कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर देंगे। नंबर 7, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के प्रावधान सामान्यतः निम्न में से किस मामले में लागू नहीं होंगे? ए हत्या के मामले में आरोपी, बी चोरी के मामले में आरोपी, सी बलात्कार के मामले में आरोपी, या डी निवारक निरोध का उपबंध करने वाले किसी विधि के अधीन गिरफ्तारी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है डी यानी कि निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन गिरफ्तारी। उसके अंदर जो है अनुच्छेद 22 यानी कि आर्टिकल 22 के जो प्रावधान है वह लागू नहीं होंगे। नंबर 8, भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध उपचार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? आई होप कि आपको सभी को इसका आंसर पता होगा। इसका जो राइट आंसर है यानी कि जो नंबर 8 है इसका जो राइट आंसर है वह है डी आर्टिकल 32, जिसके अंदर जो सारी हमारी रीट्स है वो दिए गई है। हैबियस कॉर्पस हो गई यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, या सर्टियोररी हो गई, ये सारी जो रीट्स हैं वो उसके अंदर दी गई हैं 5 तरीके की। 9, द नंबर ऑफ कैटेगरीज इज डैश ऑफ फ्रीडम्स गारंटीड बाय आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा प्रत्याभूत स्वतंत्रताओं के प्रवर्गों की संख्या है, मतलब उसके अंदर कितनी स्वतंत्रता हमें दी गई है आर्टिकल 19 के द्वारा। तो उसका जो राइट आंसर है वह है 6, यानी कि जो ए ऑप्शन है इसका वो सही आंसर है।
नंबर 10, भारत के संविधान के अनुसार संविधान पूर्व की विधियां जो मूल अधिकारों से असंगत हैं, ए न्यायालय द्वारा परीक्षण किए जाने योग्य है, बी शून्य है, सी शून्यकरणीय है, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वह है शून्य, यानी कि वह वॉइड है। अब बात करते हैं सीपीसी की। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो 10 प्रश्न थे वो पूरे हो गए। सीपीसी शुरू होती है यहाँ से। इसके अंदर जो पहला प्रश्न है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से प्रकरण मध्यस्थता एवं सुलह यानी कि अनुकल्पी विवाद निपटान के लिए सामान्यतः उपयुक्त नहीं है। ए उद्योग, वाणिज्य और संविदा से जुड़े सभी प्रकरण, बी सभी उपभोक्ता विवाद, सी अपकृत्य दायित्व से जुड़े वाद, या डी आपराधिक अभियोजन से जुड़े सभी प्रकार के जो वाद हैं वो। तो इसका जो राइट आंसर है वह है डी केसेस इन्वॉल्विंग प्रोसिक्यूशन फॉर क्रिमिनल ऑफेंसेस। नंबर 12, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 89 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा न्यायालय के बाहर विवादों के निपटारे का तरीका है। ए माध्यस्थम, बी सुलह, सी न्यायिक समझौता, या डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द अबाउ। 13, सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जहां की समझौते के तत्व विद्यमान हैं वहां कौन सा न्यायालय उसे लोक अदालत के समक्ष भेजेगा। तो इसके जो ऑप्शंस हैं, ए उच्च न्यायालय, बी उस न्यायालय द्वारा जिसके समक्ष प्रकरण विचाराधीन है, सी केवल जिला न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा, या डी जिला विधिक प्राधिकरण। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी उस न्यायालय द्वारा जिसके समक्ष प्रकरण विचाराधीन है। नंबर 14, किस संशोधन अधिनियम द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता में धारा 89 सम्मिलित की गई है। तो इसके ऑप्शन है कि जो सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन जो 1999 में हुआ, या 1997 में हुआ, या जो 2000 में संशोधन हुआ, या 2002 में हुआ। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए 1999 के अंदर जो अमेंडमेंट हुआ था उसके द्वारा जो है धारा 89 यहाँ पर सम्मिलित की गई थी। नंबर 15, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 89 कब से प्रभावशील हुई। इसके बारे में जो ऑप्शंस दिए गए हैं कि 1/4/1999 को, या 1/7/2002 को, या 1/1/1997 को, या 1/6/2000 को। तो इसका जो राइट आंसर है वह है 1/7/2002 को, यानी कि ऑप्शन बी। अब बात करते हैं हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ की। तो इसके अंदर नंबर 16, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अंतर्गत यदि वारिसों के अभाव में व्यक्ति की निर्वसीयतीय मृत्यु हो जाती है तब उसकी संपत्ति का क्या होगा, उसके बारे में प्रश्न पूछा गया है। तो ऑप्शन ए खाली पड़ी रहेगी, बी सरकार में न्यायगत हो जाएगी, सी बेच दी जाएगी, या डी जिला न्यायालय के संरक्षण में रखी जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर है सरकार में न्यायगत हो जाएगी, यानी कि शेल डिवॉल्व इन द गवर्नमेंट। 17, हिंदू विवाह अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत पति पत्नी पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद के लिए एक साथ आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ए 13, बी 13A, सी 13B, या डी सेक्शन 11। तो इसका जो राइट आंसर है वह है सेक्शन 13B। नंबर 18, निम्न में से कौन व्यक्ति हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 के अधीन भरण पोषण के दावे का अधिकार रखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है डी, यानी कि पत्नी, विधवा बहू, वैध या अवैध संतान व अक्षम माता पिता, ये सभी लोग जो हैं वहाँ पर भरण पोषण का दावा का अधिकार रखते हैं। दोस्तों याद रहे कि यहाँ से क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, इसलिए आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। 19, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में विवाह विच्छेद की अर्जी किस न्यायालय में प्रस्तुत की जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर है, यानी कि 19 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, जिला न्यायालय में जो है ये अर्जी यानी कि जो एप्लीकेशन है वो लगाई जाती है। नंबर 20, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 14 के अनुसार विवाह विच्छेद की डिक्री के लिए आवेदन लगाने हेतु विवाह की तिथि से न्यूनतम कितनी अवधि निर्धारित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, 1 वर्ष पश्चात, यानी कि आफ्टर 1 ईयर। नंबर 21, हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 के अनुसार एक हिंदू विधवा पुत्र वधू इनमें से किससे भरण पोषण पाने की अधिकारिणी है। तो ऑप्शन ए है फ्रॉम हर एल्डर ब्रदर इन लॉज, यानी कि अपने जेठ से, या बी अपने ससुर से, या अपने पिता से, या डी अपने देवर से। तो इसका जो राइट आंसर है वह है अपने ससुर से, यानी कि अपने फादर इन लॉ से। नंबर 22,
हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत निम्न में से कौन हिंदू नारी किसी संतान को दत्तक नहीं ले सकती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, यदि वह अस्वस्थ चित्त है तब वह नहीं ले सकती है। व्हाट पीरियड इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर इद्दत अंडर मुस्लिम लॉ? मुस्लिम लॉ के अंदर जो है इद्दत के लिए कौन सा जो टाइम है जो बताया गया है? तो इसके अंदर जो ऑप्शंस हैं वह है ऑप्शन ए 3 मेंस्ट्रुअल कोर्सेज आफ्टर द डेट ऑफ डिवोर्स, बी 2 मेंस्ट्रुअल कोर्सेज आफ्टर द डेट ऑफ डिवोर्स, सी 4 मेंस्ट्रुअल कोर्सेज आफ्टर द डेट ऑफ डिवोर्स, या डी 6 मेंस्ट्रुअल कोर्सेज आफ्टर द डेट ऑफ डिवोर्स। तो जो 23 है उसका जो राइट आंसर है वो इसमें इस एग्जाम के अंदर इसको कैंसिल कर दिया गया था, इसका राइट आंसर यहाँ पर नहीं बताया गया था। इसका जो राइट आंसर है वो आपको कमेंट सेक्शन में बता देंगे। मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 के अंतर्गत एक मुस्लिम स्त्री निम्न में से किस आधार पर विवाह विघटन की डिक्री पाने की अधिकारिणी नहीं होगी? ए 4 वर्ष से पति का ठोर ठिकाना ज्ञात नहीं है, बी पति ने 1 साल से भरण पोषण की व्यवस्था नहीं की है, सी पति 2 साल से कुष्ठ रोग से पीड़ित रहा है, या डी पति 3 साल से बिना किसी उचित कारण के अपने वैवाहिक कर्तव्यों का पालन करने में असफल रहा है। तो जो 24 है उसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पति ने 1 साल से भरण पोषण की व्यवस्था नहीं की है। नंबर 25, जहां कोई हिंदू अपने पिता की संपत्ति को धारा 8 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अधीन प्राप्त करता है तब वह यह संपत्ति प्राप्त करता है ए संयुक्त परिवार की संपत्ति के रूप में, बी सहस्वामी के रूप में, सी उसकी पृथक संपत्ति के रूप में, या डी सामान्यिक अभिधारियों के रूप में। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, उसकी पृथक संपत्ति के रूप में। अब शुरू होता है आईपीसी। नंबर 26, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का उल्लेख है? तो इसका जो ऑप्शन है सेक्शन 29 या सेक्शन 29A, सेक्शन 30A या सेक्शन 19। तो इसका जो राइट आंसर है वह इसका राइट आंसर जो आएगा बी, यानी कि सेक्शन 29A जो है उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का जो है उपबंध किया गया है। सेक्शन 27 नंबर 27, आपराधिक मानववध के प्रयत्न का अपराध भारतीय दंड संहिता की किस धारा में वर्णित है? ऑप्शन ए सेक्शन 304B, बी सेक्शन 307, या सी सेक्शन 308, या डी सेक्शन 309। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, सेक्शन 308। यदि कोई व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत दंडनीय अपराध का पूर्व में दोष सिद्ध किया गया है और उसी अपराध के लिए बाद में दोष सिद्ध किया जाता है तो भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से किस एक धारा के तहत उसे दंडित किया जाएगा? ए 376C, 376F, या 376E, या 376D। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, 376E के अंदर। 29, यदि जुर्माना की राशि 50 रुपये से अधिक ना हो और अपराध भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत केवल जुर्माने से दंडनीय हो तब अधिकतम कितनी अवधि तक के कारावास की दंडाज्ञा जुर्माना न देने पर प्रदान कर सकते हैं? तो इसका जो ऑप्शन है वह है 15 दिन, 1 माह, 2 माह, या 4 माह। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, 2 माह तक की। नंबर 30, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दंडों का वर्णन है? ए 53, बी 55, सी 56, या डी 60 के अंतर्गत। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, 53 के अंतर्गत जो है दंडों का जो वर्णन किया गया है वो 53 सेक्शन के अंदर किया गया है। 31, अ को ब के घर के द्वार की चाबी मिल जाती है जो ब से खो गई थी और यह उस चाबी से द्वार खोलकर ब के घर में प्रवेश कर गृह अतिचार करता है। अ ने भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कौन सा अपराध किया है? ए प्रच्छन्न गृह अतिचार, आपराधिक अतिचार, चोरी करने का प्रयत्न, या डी गृह भेदन। तो इसका जो राइट आंसर है वह है डी, हाउस ब्रेकिंग जो है उसने अपराध किया है। नंबर 32, भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत इनमें से कौन सी एक घोर उपहति नहीं है? ए विद्रुपीकरण यानी कि डिसफिगरेशन, बी 15 दिवस शारीरिक तीव्र पीड़ा में रहना, सी शरीर के अंग का विच्छेद, या डी पुंसत्व हरण। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, 15 दिवस शारीरिक तीव्र पीड़ा होना, क्योंकि इसके लिए यहाँ डिस्क्राइब किया गया है कि 20 दिन की जो है शारीरिक पीड़ा होनी चाहिए तभी जो है वो इसके अंदर घोर उपहति में काउंट होती है। 33, उस व्यक्ति को कौन सा दंड दिया जा सकता है जिसका कृत्य भारतीय दंड संहिता के अध्याय
4 के अंतर्गत साधारण अपवाद के अंतर्गत आता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, कोई दंड नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो है एक्सेप्शंस की बात की गई है। नंबर 34, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत केवल अर्थदंड से दंडनीय अपराध के लिए अर्थदंड की अदायगी में चूक होने पर कारावास होगा। ए कठोर, बी साधारण, सी न्यायालय के विवेक अनुसार, या डी आंशिक कठोर एवं आंशिक साधारण। तो इसका जो राइट आंसर है वह है बी साधारण। नंबर 35, क एक लोहार है जो कि डाकुओं की एक टोली द्वारा अधिग्रहित कर तत्काल मृत्यु की धमकी द्वारा ख के मकान का द्वार तोड़ने को विवश किया जाता है, जिससे डाकू उसमें प्रवेश कर सकें और उसे लूट सकें। क ने भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कौन सा अपराध किया है? इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी, कोई अपराध नहीं किया है। जो कि हमने एक्सेप्शंस के बारे में जो चैप्टर 4 बताया हुआ है उसके अंदर हम जब आईपीसी के अंदर शुरू करेंगे तब उसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। अब शुरू होता है सीआरपीसी। नंबर 36, जो व्यक्ति दंड न्यायालय के समक्ष अपराध के लिए अभियुक्त है या जिसके विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन कार्यवाही संस्थित की गई है, उसे यह अधिकार है कि उसकी प्रतिरक्षा की जावे अपने पसंद के अधिवक्ता द्वारा, राज्य के व्यय पर नियुक्त अधिवक्ता द्वारा, बार काउंसिल के व्यय पर नियुक्त अधिवक्ता द्वारा, या डी पुलिस के व्यय पर नियुक्त अधिवक्ता द्वारा। इसका जो राइट आंसर है वह अपने पसंद के अधिवक्ता द्वारा, यानी कि एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस। 37, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत सेशन न्यायालय विचारण में निम्न में से किस श्रेणी के अभियुक्तों को अधिवक्ता उपलब्ध कराएगा? ए जिसके पास कानून की समझ न हो, बी जिनके पास अधिवक्ता नियुक्त करने के पर्याप्त साधन नहीं हो, सी यदि वह प्रथम अपराधी है, या डी जहां अपराध गंभीर प्रकृति का है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी, जिनके पास अधिवक्ता नियुक्त करने के पर्याप्त साधन नहीं हो। दोस्तों इस तरीके के जो क्वेश्चन है लीगल एड से रिलेटेड, वो जिस भी एक्ट के अंदर जो है पूछे जा, या जिस भी एक्ट के अंदर उनके प्रोविजंस हैं वो हमें अच्छे से देख लेने हैं, क्योंकि जो एग्ज़ाम है वो लीगल एड के लिए ही हो रही है। तो इसलिए हमें लीगल एड से रिलेटेड जो भी प्रश्न है या जो भी जानकारी है वो हमें होनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, चाहे वो करंट अफेयर्स से हो, जीएस से हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो। 38, जहाँ किसी विचारणाधीन अभियुक्त का प्रतिनिधित्व किसी अधिवक्ता द्वारा नहीं किया जा रहा है, वहाँ दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 304 के प्रावधानों के अंतर्गत न्यायालय क्या कार्यवाही करेगा? ए उसे दोषमुक्त कर देगा, बी कार्यवाही स्थगित कर देगा, सी साक्ष्य ग्रहण करने की ओर अग्रसर होगा, डी उसे विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उसे विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा। नंबर 39, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 304 के अनुसार उच्च न्यायालय किसके पूर्व अनुमोदन पश्चात नियम बना सकता है? ए केंद्र सरकार, बी राज्य सरकार, सी कानून मंत्रालय, या डी सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, राज्य सरकार। नंबर 40, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अधिवक्ता द्वारा प्रतिनिधित्व होने का अधिकार है? ए सिविल अधिकार, बी कानूनी अधिकार, सी संवैधानिक अधिकार, या डी मानव अधिकार। तो इसका जो राइट आंसर है वह है कानूनी अधिकार, अ लीगल राइट। प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्रॉम डायग्नोस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 से जो प्रश्न है वो यहाँ पर स्टार्ट हो गए हैं। तो नंबर 41, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 36 में क्या प्रावधान है? ए अधिनियम का किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में ना होना, बी सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण, सी संरक्षण प्राधिकारी द्वारा किए गए अपराध का संज्ञान, या डी संरक्षण अधिकारी द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन न करने के लिए शास्ति। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, यानी कि एक्ट नॉट इन डिरोगेशन ऑफ एनी अदर लॉ। 42, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अधीन परिवाद इनमें से किस रूप में दर्ज कराई जा सकती है? ए केवल मौखिक कथन द्वारा, बी केवल लिखित कथन द्वारा, सी लिखित या मौखिक कथन द्वारा, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वह सी, लिखित या फिर मौखिक दोनों ही हो सकती है। 43, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रकरण के विचारण के लिए सक्षम न्यायालय होगा? ए कुटुंब न्यायालय, बी जिला दंडाधिकारी का न्यायालय, सी प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय, या डी विशेष न्यायाधीश का न्यायालय। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, यानी कि JMFC। 44,
घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रकरणों में मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए आदेश की अपील आदेश दिनांक से प्रत्यार्थी को आदेश की तामीली से कितने दिन में के भीतर लगाई जा सकेगी? तो ए 30 दिन के भीतर, बी 45 दिन के भीतर, सी 60 दिन के भीतर या डी 90 डेज के भीतर। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए 30 दिन के भीतर। 45 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा निवास आदेश किस धारा में पारित किया जाता है? तो इसका जो ऑप्शन है वह है सेक्शन 12, सेक्शन 18, सेक्शन 19 या सेक्शन 21। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी सेक्शन 19 में। अब शुरू होता है डोरी प्रोहिबिशन एक्ट। 46 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अधीन धारा 3 के संबंध में विचारण के समय प्रमाण का भार किस पर होगा? ए जिस व्यक्ति के विरुद्ध अभियोजन हो, बी परिवादी पर, सी पत्नी पर या डी शासन पर। तो इसका जो राइट आंसर है जिस व्यक्ति के विरुद्ध अभियोजन हो, यानी कि ऑप्शन ए। 47 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत कौन सा एक अपराध नहीं है? ए दहेज लेना, दहेज देना, दहेज की मांग करना या मेहर तय करना। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी मेहर तय करना। 48 दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की किस धारा के अंतर्गत दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति होती है? ए सेक्शन 8 में, बी सेक्शन 8A में या सी सेक्शन 8B में या डी सेक्शन 9 में। तो इसका जो राइट आंसर है वह है 8B में, यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों जो ये डोरी प्रोहिबिशन एक्ट है इसका वीडियो हम डिटेल्ड वीडियो जो है हम बना चुके हैं और हमारे चैनल पर उसका वीडियो पोस्टेड है। अगर आप इससे रिलेटेड कुछ भी अगर उसके अंदर जानकारी देखना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि उसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए गए हैं। 49 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत इनमें से कौन सा दहेज नहीं माना जाता है? ए मूल्यवान प्रतिभूति एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को विवाह के समय दिया जाना, मूल्यवान प्रतिभूति विवाह के पूर्व एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दिया जाना, सी मूल्यवान प्रतिभूति विवाह के पश्चात दिया जाना या डी मूल्यवान प्रतिभूति एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को बच्चे के जन्म पर प्रदान किया जाना। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। नंबर 50 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत अपराध है? ए अशमनीय, बी शमनीय या सी न्यायालय की अनुमति से शमनीय या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, यानी कि नॉन कंपाउंडेबल अशमनीय। MP गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, इस एक्ट के अंदर भी कुछ संशोधन हुए हैं। तो अगर उसके आंसर्स में अगर कुछ गलत है या कुछ डाउट है तो आप इसके बारे में कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम इसके बारे में आपको अपडेट कर देंगे। 51 मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 में गोवंश में कौन सा पशु नहीं आता है? ए गाय, बी सांड, सी बैल या डी भैंस। यानी कि 51 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी बफेलो भैंस। 52 मध्य प्रदेश गोवंश प्रतिषेध अधिनियम 2004 के अधीन अपराध में अधिकतम शास्ति कितनी निर्धारित है? ए 7 वर्ष की कठोर कारावास, बी 5 वर्ष, सी 3 वर्ष या डी 2 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर है वह है 7 वर्ष का कठोर कारावास, ऑप्शन ए। 51 मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2000 की किस धारा में गोवंश के वध का प्रतिषेध उल्लेखित है? तो इसका जो ऑप्शन है सेक्शन 4 में, सेक्शन 5 में, सेक्शन 9 में या सेक्शन 3 में। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए सेक्शन 4 में। नंबर 54 अपील का प्रावधान मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2000 की किस धारा में दिया गया है? सेक्शन 11, सेक्शन 11A, सेक्शन 13A या डी सेक्शन 11B। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी सेक्शन 11A। नंबर 55 मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 के अंतर्गत आने वाले अपराध होंगे? ए अजमानतीय, बी जमानतीय, सी असंज्ञेय, डी जमानतीय एवं असंज्ञेय। तो इसका जो राइट आंसर है वह है अजमानतीय, यानी कि नॉन बेलेबल होंगे। प्री कंसेप्शन एंड प्री नटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट यानी कि PC एंड PNDT एक्ट, इसके बारे में जो वीडियो है वो हमने कल ही जो है इसके लिए पोस्ट किया है। इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। इसका जो नेक्स्ट वीडियो है वो भी हम आज लेकर आने वाले हैं। तो अगर आप इस सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो वो वीडियोज़ ज़रूर देखें। 56 व्हाट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन सेक्शन 2BA ऑफ PC एंड PNDT एक्ट? ऑप्शंस अतिरिक्त भ्रूण झिल्ली, बी भ्रूण, सी गर्भ या डी तुरंत जन्मा बच्चा। तो इसका जो राइट आंसर है वो 56 का डी तुरंत जन्मा बच्चा जो है उसके अंतर्गत नहीं आता है। 57
पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम के तहत प्रसव पूर्व निदान तकनीक का उपयोग इनमें से किसके लिए किया जा सकता है? तो इसके अंदर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। तो ये पूछा गया है कि किसके लिए किया जाता है, जिसका जो राइट आंसर है वो उपरोक्त सभी यानी कि इन सभी के लिए किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। नंबर 58, पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम के अधीन किए गए अपराध संज्ञेय और गैर जमानती है, संज्ञेय और जमानती है, सी असंज्ञेय और जमानती है, या डी असंज्ञेय और गैर जमानती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, यानी कि संज्ञेय और गैर जमानती, कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल है। 59, पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम के तहत प्रसव पूर्व निदान तकनीक का उपयोग नहीं किया जाएगा जब तक कि गर्भवती महिला की उम्र डैश से अधिक हो। ए 20 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 35 वर्ष, या डी 40। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, 35 वर्ष से अधिक हो। नंबर 60, पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम के तहत सेंटर द्वारा अभिलेखों, चार्टों और रिपोर्टों को कितने समय तक सुरक्षित रखा जाएगा? ऑप्शन ए 1 वर्ष, बी 2 वर्ष, सी 3 वर्ष, या डी 4 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, 2 वर्ष तक। ग्राम न्यायालय एक्ट 2008। नंबर 61, ग्राम न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रकरण में पारित निम्नलिखित में से किस दंडाज्ञा के विरुद्ध अपील नहीं होगी? ए 2 वर्ष से कम के साधारण कारावास, बी 2 वर्ष से कम के सक्षम कारावास, सी 1000 रुपये से कम का केवल अर्थदंड, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, 1000 रुपये से कम का केवल अर्थदंड। 62, ग्राम न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रकरण में किए गए दंडादेश के विरुद्ध अपील किस न्यायालय में प्रस्तुत की जाएगी? ए सत्र न्यायालय में, बी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में, सी न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम वर्ग के न्यायालय में, या डी उच्च न्यायालय में। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, सेशन कोर्ट यानी कि सत्र न्यायालय में। 63, यदि ग्राम न्यायालय द्वारा किसी सिविल मामले में 10,000 रुपये से अधिक राशि के दावे में कोई निर्णय या आदेश पारित किया गया है तो उसकी अपील कितनी अवधि में प्रस्तुत की जा सकती है? ए 30 दिवस, बी 60 डेज, सी 90 डेज, या डी 15 डेज के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, 30 डेज के अंदर जो है अपील की जा सकती है। 64, ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 की किस धारा के अंतर्गत समक्ष सौदा अभिभाग की अवधारणा का प्रावधान है? ए सेक्शन 18, सेक्शन 19, सेक्शन 20, या सेक्शन 21। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, सेक्शन 20 के अंदर जो है ये प्रावधान है, और प्ली बार्गेनिंग का जो प्रावधान है वो सेक्शन 20 में है। 65, ग्राम न्यायालय है अचल न्यायालय, चलित न्यायालय, तहसील न्यायालय, या अनुकल्पी विवाद निपटान न्यायालय। तो इसका जो राइट आंसर है वह है बी, चलित न्यायालय यानी कि मोबाइल कोर्ट। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट। नंबर 66, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के अंतर्गत भरण पोषण में क्या सम्मिलित नहीं है? ए आहार, बी निवास, सी वस्त्र, या डी वाहन। तो इसका जो राइट आंसर है वह है 66 का ऑप्शन डी, वाहन। 67, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों को भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के तहत गठित भरण पोषण अधिकरण की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? ए उपखंड अधिकारी से निम्न पंक्ति के अधिकारी द्वारा, बी उपखंड अधिकारी से अन्यून पंक्ति के अधिकारी द्वारा, सी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा, या डी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, यानी कि उपखंड अधिकारी से अन्यून पंक्ति के अधिकारी, ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब डिविजनल ऑफिसर। 68, इनमें से कौन माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों को भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के तहत संतान में शामिल नहीं है? ए पौत्र एवं पौत्री, बी पुत्र, या सी पुत्री, या डी अवयस्क पुत्र और पुत्री। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अवयस्क पुत्र और पुत्री, यानी कि माइनर सन और डॉटर जो है वो इसमें शामिल नहीं है। 69, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों को भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के तहत प्रकरण में अधिकरण के समक्ष विधि व्यवसायी द्वारा प्रतिनिधित्व किया जा सकता है? ए हाँ, बी नहीं, सी अधिकरण की अनुमति से, या डी जिला न्यायाधीश की अनुमति से। तो इसका जो इसका राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, नहीं किया जा सकता। 70, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों को भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के अंतर्गत इनमें से अधिकतम कितना भरण पोषण भत्ता निर्धारित है? ए 10,000 रुपये, बी 12,000 रुपये, सी 15,000 रुपये, या डी 5,000 रुपये। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए 10,000 रुपये। मोटर व्हीकल एक्ट
दोस्तों मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर बहुत सारे अमेंडमेंट जो है मतलब बहुत ज़्यादा ही तौर पर जो अमेंडमेंट किया गया है, तो इसके अंदर बहुत सारे आंसर्स जो हैं बदले जा चुके हैं या बहुत सारे सेक्शंस जो हैं उनको ऑमिट किया जा सका है, यानी कि उन्हें जो है रिपील किया जा सका, रिपील या उनको हटा दिया है। तो इस वजह से इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस अलग हो सकते हैं। तो इसको आप एक बार ज़रूर अपडेट देख लीजिएगा और फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो आप हमसे इसके बारे में पूछ सकते हैं। 71 मोटरयान अधिनियम 1988 की किस धारा में बिना दोष दायित्व के सिद्धांत के आधार पर प्रतिकर का संदाय किए जाने का उपबंध है? तो जो इसका जो आंसर था वह था सेक्शन 166, लेकिन इसको जो है ओमिट कर दिया है। चैप्टर 10 जो था जिसके अंदर ये प्रावधान था उसको ओमिट कर दिया है। तो ये जो क्वेश्चन है ये यहाँ से हट जाता है। 72 धारा 166 मोटरयान अधिनियम 1988 के तहत प्रतिकर प्राप्त करने हेतु कौन आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकता? ए, वह व्यक्ति जिसे शारीरिक क्षति पहुंची हो, बी, क्षतिग्रस्त संपत्ति का मालिक, सी, मृतक के विधिक प्रतिनिधि, या डी, दुर्घटना कारित करने वाले वाहन का मालिक। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, दुर्घटना कारित करने वाले वाहन का मालिक। 73 मोटरयान अधिनियम 1988 के तहत भारी यात्री वाहन से अभिप्रेत है जिसका लदान रहित भार 12,000 किलोग्राम से अधिक होता है, जिसका लदान रहित भार 15,000 किलोग्राम से अधिक होता है, या 20,000 किलोग्राम से अधिक होता है, या डी 10,000 किलोग्राम से अधिक होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, 12,000 किलोग्राम से अधिक होता है। 74 मोटरयान अधिनियम 1988 के तहत किसी नियम, विनियम या अधिसूचना के किसी उपबंध के उल्लंघन में कोई शास्ति अन्यत्र उपबंधी न हो तो व्यक्ति किस धारा के तहत दंडित किया जाएगा? ए, सेक्शन 184, बी, सेक्शन 177, या सी, सेक्शन 178, या डी, सेक्शन 192। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, सेक्शन 177। 75 मोटरयान अधिनियम 1988 की किस धारा में सुरक्षात्मक टोप का पहनना उपबंधित है, यानी कि जो हेलमेट लगाने का जो प्रावधान है वह कहाँ पर दिया गया है? तो सेक्शन 112, सेक्शन 113, सेक्शन 129 या सेक्शन 185। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, 129 सेक्शन में ये प्रावधान किया गया है। 76 मोटरयान अधिनियम 1988 के किस प्रावधान के तहत दावेदार से वाहन या वाहन के स्वामी या अन्य व्यक्ति के दोषपूर्ण कार्य या उपेक्षा को सिद्ध करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी? तो जो 76 है इसका आंसर है 163A, यानी कि ऑप्शन ए, जिसे कि ओमिट कर दिया गया है। इसके स्थान पर अब नया सेक्शन जो है इस्टेब्लिश कर दिया है, तो उसके बारे में हम जब उस एक्ट के बारे में पढ़ेंगे तब उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। 77 मोटरयान अधिनियम 1988 के प्रावधानों को देखते हुए क्या 16 साल से कम आयु का व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर वाहन चला सकता है? ए, हाँ, बी, नहीं, सी, मोपेड चला सकता है, डी, केवल 50 सीसी से अनधिक क्षमता वाली मोटरसाइकिल चला सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, नहीं चला सकता। 78 मोटरयान अधिनियम 1988 के तहत मृत्यु के मामलों में न्यायोचित क्षतिपूर्ति के निर्धारण में क्या कटौती योग्य है? ए, भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा देय राशि, बी, नियोजक द्वारा देय अवकाश नकदीकरण एवं मृत्यु उपरांत की राशि, सी, मृत्यु के समय अनुग्रह पूर्वक दी गई राशि, या डी, ऐसी कोई राशि जो मृतक द्वारा स्वयं पर खर्च की जाती यदि वह जीवित होता। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, ऐसी कोई राशि जो मृतक द्वारा स्वयं पर खर्च की जाती यदि वह जीवित होता। 79 दुर्घटना घटित होने की कितनी अवधि के भीतर मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत दावा प्रस्तुत किया जा सकता है? ए, कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, बी, 1 वर्ष, सी, 3 वर्ष, या डी, 6 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। 80 अंडर मोटर व्हीकल एक्ट 1988 ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नो फॉल्ट लायबिलिटी द अमाउंट पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द डेथ ऑफ एनी पर्सन शैल नॉट बी लेस देन ए 25,000, बी 50,000, सी 75,000, डी 1 लाख। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी 50,000 रुपीज़। फैमिली कोर्ट एक्ट 81 कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 के किस प्रावधान के अंतर्गत परिवार न्यायालयों की कार्यवाही बंद कमरे में की जाएंगी? ए, सेक्शन 9 के अंतर्गत, बी, धारा 8 के अंतर्गत, सी, धारा 11 के अंतर्गत, या डी, धारा 16 के अंतर्गत। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, धारा 11 के अंतर्गत। 82 कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 के अंतर्गत पत्नी, बच्चे और अभिभावक के द्वारा प्रस्तुत भरण पोषण के आवेदन पर विचार करते समय परिवार न्यायालय इनमें से किसकी शक्तियों का उपयोग करेगा?
ए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की, बी सिविल न्यायाधीश वर्ग 1 की, या सी सत्र न्यायाधीश की, या डी अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की। 83 कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 के अंतर्गत परिवार न्यायालय द्वारा पारित डिक्री या आदेश का निष्पादन किया जाएगा। ए परिवार न्यायालय द्वारा, बी राजस्व न्यायालय द्वारा, सी आपराधिक न्यायालय द्वारा, या डी जिला न्यायालय द्वारा। तो इसका राइट आंसर है वह ऑप्शन ए परिवार न्यायालय द्वारा। 84 कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 के अंतर्गत परिवार न्यायालय द्वारा दिए गए किसी निर्णय या आदेश की अपील इनमें से किस न्यायालय में प्रस्तुत की जा सकती है? जिला न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में, या जिला दंडाधिकारी के न्यायालय में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी उच्च न्यायालय में, यानी कि हाई कोर्ट में। 85 कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 के अंतर्गत परिवार न्यायालय द्वारा सहमति से पारित डिक्री या आदेश के विरुद्ध क्या अपील की जा सकती है? ए कोई अपील नहीं होगी, केवल कानूनी प्रश्न पर ही अपील होगी, सी न्यायालय की पूर्व अनुमति से अपील की जा सकेगी, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए कोई अपील यहाँ पर नहीं होगी। 86 कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 की धारा 9 सबसेक्शन 1 के अंतर्गत कुटुंब न्यायालय का प्रथम प्रयास क्या होगा? ए समझौते का प्रयास, बी शीघ्र निराकरण, सी मामले को स्थगित कर देना चाहिए, डी कार्यवाही में विलंब। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन है समझौते का प्रयास, एफर्ट्स फॉर सेटलमेंट। 87 कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 के अंतर्गत निम्न में से किस प्रकृति का दावा कुटुंब न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? ए भरण पोषण संबंधी, वैवाहिक संबंधी, सी अवयस्क की संरक्षता संबंधी, या डी उत्तराधिकार संबंधी। तो 87 का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी उत्तराधिकार यानी कि सक्सेशन से संबंधित दावा। 88 कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 के अंतर्गत परिवार न्यायालय के समक्ष लंबित किसी कार्यवाही में विधि विशेषज्ञ की सहायता ली जा सकती है? हाँ, नहीं, उच्च न्यायालय के आदेश के तहत, या यदि कुटुंब न्यायालय आवश्यक समझता है तब। तो इसका राइट आंसर है डी, यदि जो कुटुंब न्यायालय है वह आवश्यक समझता है तब सहायता ली जा सकती है। 89 कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 में इनमें से किस प्रकृति के प्रकरण सुनवाई योग्य होंगे? ए भरण पोषण के लिए कोई वाद या कार्यवाही, बी किसी व्यक्ति के धर्मजत्व के बारे में किसी घोषणा के लिए कोई वाद या कार्रवाई, सी विवाह के विघटन की विज्ञप्ति के लिए कोई वाद या कार्रवाई, या डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है डी उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबाउ। 90 कुटुंब न्यायालय के निर्णय या आदेश की अपील करने की समयावधि कितनी होगी? ए 30 डेज, बी 35 डेज, सी 60 डेज, या डी 90 डेज। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए 30 डेज। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, दोस्तों इसके अंदर भी पूरा एक्ट बदल दिया गया है, तो इसके जो आंसर्स हो सकते हैं वो वेरी कर सकते हैं, लेकिन अभी जो हम आपको आंसर बताने वाले हैं वह वही आंसर हैं जो उस वक्त जब ये पेपर जो रिलीज़ हुआ था उस वक्त जो आंसर दिए गए थे। इसके अंदर अगर कुछ चेंजेस हैं तो उसके बारे में हम आपको अपडेट कर देंगे, या अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे इसके बारे में पूछ सकते हैं। इनमें से कौन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 21D में वर्णित उपभोक्ता की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता? ए जो 100 रुपये से अधिक राशि का भुगतान कर माल क्रय करता है, जो 100 रुपये से कम राशि का भुगतान कर माल क्रय करता है, सी जो सेवा के बदले धन का भुगतान करता है, या डी जो बिना राशि भुगतान करे या भुगतान का वचन दिए माल प्राप्त करता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, जो बिना राशि भुगतान करे या भुगतान का वचन दिए माल प्राप्त करता है। 92 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतिपोषण आयोग का अध्यक्ष कौन हो सकता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए व्यक्ति जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या रह चुका हो। दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वह जरूर हमको हेल्प करेंगे कि आखिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से इस बार जो संशोधन हुआ है उससे क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। 93 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की किस धारा के अंतर्गत एक व्यापारी या व्यक्ति जिला उपभोक्ता फोरम के आदेश का अनुपालन करने में असफल रहने या उसका लोप करने के कारण दंडित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है सेक्शन 27। 94 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत जिला उपभोक्ता फोरम किसी परिवाद को ग्रहण नहीं करेगा यदि वह वाद कारण उत्पन्न होने के 1.5 वर्ष के भीतर पेश नहीं किया जाता। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन है 2 वर्ष के भीतर पेश नहीं किया जाता। 95 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत जिला उपभोक्ता फोरम को
ऐसे परिवाद को ग्रहण करने की अधिकारिता होगी जहां दावाकृत माल या सेवा का मूल्य ₹1 से अधिक न हो। ए 15 लाख, बी 20 लाख, सी 50 लाख या डी 1 करोड़। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी 20 लाख। लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987। 96 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में क्या सम्मिलित नहीं है? ए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, बी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, सी संभागीय विधिक सेवा प्राधिकरण या डी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी संभागीय विधिक सेवा प्राधिकरण जो है इसके अंदर सम्मिलित नहीं है। 97 विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में उल्लेखित उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष कौन होगा? ए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, बी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सी उच्च न्यायालय के आसीन न्यायाधीश या डी प्रदेश के विधि मंत्री। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी उच्च न्यायालय के आसीन न्यायाधीश यानी कि सिटिंग जज ऑफ हाई कोर्ट। 98 विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में उल्लेखित लोक उपयोगी सेवा में इनमें से कौन एक सम्मिलित नहीं है? ए बीमा सेवा, बी अस्पताल सेवा, सी डाकतार सेवा या डी हाउसिंग बोर्ड सेवा। इसके अंदर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी सर्विंग ऑफ हाउसिंग बोर्ड सेवा। 99 मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम किस सन में निर्मित होकर प्रभाव में आए? अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे कि वह किस सन में जो है फ्रेम हुए यानी कि निर्मित हुए और कब से प्रभाव में आए। तो इसके अंदर 2 आंसर होते हैं, एक है ऑप्शन सी और एक है ऑप्शन डी। 96 में वो फ्रेम हुए और 1997 में वो लागू हुए। 100 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अनुसार मुकदमा पूर्व सुलह और समझौता हेतु विवाद का कोई पक्षकार कब आवेदन कर सकता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी विवाद को न्यायालय में लाने के पूर्व। 101 क्या स्थायी लोक अदालत में आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात उसी विवाद के लिए पक्षकार न्यायालय में भी आवेदन प्रस्तुत कर सकता है? ऑप्शन ए हाँ, बी नहीं, सी जिला कलेक्टर की अनुमति प्राप्त करने के बाद या डी जिला न्यायालय की अनुमति प्राप्त करने के बाद। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी नहीं कर सकता। 102 विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की किस धारा में यह प्रावधान है कि स्थायी लोक अदालत का अधिनिर्णय अंतिम होगा? ए सेक्शन 22A, सेक्शन 22C, सेक्शन 22D या सेक्शन 22E। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी सेक्शन 22E। 103 विधिक साक्षरता स्कीम 1999 के अंतर्गत गठित विधिक साक्षरता दल का कौन सा कार्य नहीं है? ए राज्य विधिकरण के नीति और निर्देशों को प्रभावी बनाना, बी विधि संबंधी जागरूकता के लिए सामग्री का प्रकाशन और वितरण करना, सी सेमिनार व कार्यशालाएं आयोजित करना या डी मौके पर पक्षकारों के विवाद का निराकरण कर अधिनिर्णय पारित करना। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी मौके पर पक्षकारों के विवाद का निराकरण कर अधिनिर्णय पारित करना। 104 इनमें से किस प्रावधान के तहत विधिक सेवा का प्रत्याहरण उपबंधित है? ए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम धारा 9 सबसेक्शन 3, मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम 25, मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम 26 या मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विनियम 1997 क्रमांक 33। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश विधिक राज्य सेवा प्राधिकरण विनियमन 1997 क्रमांक 33। इनमें से किस दिनांक को वर्ष 2014 में वृहत लोक अदालत का आयोजन किया था? तो यह एक करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि अभी भी हमें पिछले कुछ सालों में जो भी लोक अदालत हुई हैं उनके बारे में हमारे पास डेटा होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से जो है प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो उस टाइम पर जो 105 जो नंबर है इसका जो आंसर था वह था ऑप्शन ए 6 दिसंबर 2014 के दिन जो है यह मेगा लोक अदालत हुई थी। 106 मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विनियमन 1997 के अंतर्गत निम्न में से किस मामले में विधिक सहायता प्रदान की जा सकेगी? ए विद्वेषपूर्ण अभियोजन, बी न्यायालय की अवमानना के लिए आरोपित व्यक्ति, सी शपथ भंग या डी धारा 325 भारतीय दंड विधि यानी कि आईपीसी के लिए आरोपित व्यक्ति। जिसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी सेक्शन 325 आईपीसी के अंतर्गत आरोपित व्यक्ति। 107 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होगा?
कलेक्टर, जिला विधिक सहायता अधिकारी, सी जिला न्यायाधीश या डी जिला अभियोजन अधिकारी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है जिला न्यायाधीश, डिस्ट्रिक्ट जज। 108 विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की किस धारा में यह प्रावधान है कि लोक अदालत का अधिनिर्णय सिविल न्यायालय की डिक्री समझा जाएगा? ए सेक्शन 22, बी सेक्शन 25, सी सेक्शन 21 या डी सेक्शन 20। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सेक्शन 21। 109 क्या लोक अदालत में दिए गए निर्णय की अपील प्रस्तुत की जा सकेगी? ए नहीं, बी हाँ, सी कार्यपालक अध्यक्ष की अनुमति से प्रस्तुत की जा सकेगी या डी जिला न्यायाधीश की अनुमति से प्रस्तुत की जा सकेगी। तो इसका जो राइट आंसर है कि वह नहीं की जा सकेगी, ऑप्शन ए। 110 पैरालीगल वॉलंटियर स्कीम किस वर्ष के में अस्तित्व में आई? ए 2007, बी 2008, सी 2009 या डी 2010 में। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी 2009 में जो है अस्तित्व में आई। 111 विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत तहसील विधिक सेवा समिति का चेयरमैन कौन होगा? ए अध्यक्ष तहसील बार एसोसिएशन, बी वरिष्ठतम न्यायिक अधिकारी, सी विधिक सहायता अधिकारी या डी जिला न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वरिष्ठतम न्यायिक अधिकारी यानी कि सीनियर मोस्ट जुडिशियल ऑफिसर। 112 विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अधीन निम्नलिखित में से कौन राज्य प्राधिकरण का पदेन सदस्य नहीं है? ए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का रजिस्ट्रार जनरल, बी राज्य का महाधिवक्ता, सी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या डी मध्य प्रदेश राज्य विधिक परिषद का अध्यक्ष। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। 113 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण कम से कम कितने समय में एक बार बैठक करेगा? ए 5 माह, बी 1 माह, सी 2 माह या डी 3 माह के अंदर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 3 माह यानी कि 3 मंथ के अंदर। 114 जिला प्राधिकरण में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितने से अनधिक होगी? ए 8, बी 7, सी 9 या डी 10। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि 8 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होगी। 115 मध्य प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? ए भोपाल, बी ग्वालियर, सी इंदौर, डी जबलपुर। इसका राइट आंसर है डी जबलपुर। मीडिएशन रूल्स 116 मध्य प्रदेश मध्यस्थता नियम 2006 के अंतर्गत मध्यस्थता पूर्ण करने की समय सीमा क्या है? ऑप्शन ए 30 डेज, बी 45 डेज, सी 60 डेज या डी 90 डेज। इसका आंसर है ऑप्शन सी 60 डेज। 117 मध्य प्रदेश मध्यस्थता नियम 2006 के अंतर्गत निम्न में से कौन एक व्यक्ति योग्य तथा सक्षम मध्यस्थ के रूप में पैनल में नहीं लिया जाएगा? ए उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश, बी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश या सी उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय अथवा जिला न्यायालय में कम से कम 4 वर्ष का विधि व्यवसाय किया हो या डी मुख्य न्यायाधिपति द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी अथवा व्यक्ति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय में कम से कम 4 वर्ष का विधि व्यवसाय किया हो। 118 मध्य प्रदेश मध्यस्थता नियम 2006 के किस नियम के अनुसार साक्ष्य अधिनियम 1872 एवं व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 मध्यस्थ एवं बंधनकारी नहीं होंगे? नियम 9, बी नियम 11, सी नियम 13 या डी नियम 15। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नियम 13। 119 मध्य प्रदेश मध्यस्थता नियम 2006 के तहत मध्यस्थ कार्यवाही में पक्षकार के अनुपस्थित रहने पर मध्यस्थ द्वारा क्या कार्यवाही की जाएगी? ए वह वाद खारिज कर सकेगा, बी वह वाद डिक्री कर सकेगा, सी वह एक पक्षीय अग्रसर होगा, डी वह संबंधित न्यायालय को सूचित कर सकेगा। तो इसका राइट आंसर है डी वह संबंधित न्यायालय को सूचित कर सकेगा। 120 मध्य प्रदेश मध्यस्थता नियम 2006 के अंतर्गत मध्यस्थ को किन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए? ए निष्पक्षता और न्याय, बी निर्वचन, सी स्वतंत्रता या डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ए निष्पक्षता और न्याय यानी कि फेयरनेस एंड जस्टिस। तो दोस्तों यह थे लॉ से रिलेटेड 2014 का जो एग्जाम पेपर था उसके प्रश्न और आंसर्स। इसके अलावा जो इसके जनरल स्टडीज़ और इंग्लिश और उससे रिलेटेड जो प्रश्न है
वह सारे ही जो है इसके जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर रहे हैं। अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, आप वो चैनल ज्वाइन कर वहाँ से जो है इसका PDF यानी कि इस पेपर का जो PDF है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उनके वीडियो भी हम जल्द लेकर आएंगे। तब तक बने रहिएगा हमारे साथ, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो उसे शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।